हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो खास तौर पर जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास है। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी बुक है भारतीय शासन और राजनीति, इस बुक में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़कर एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये टॉपिक्स एग्जाम के लिहाज से काफी जरूरी है। उन टॉपिक्स पर बात करेंगे और उन टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, उनके आंसर्स को हम समझेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना है इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम आपके 100% आएंगे पेपर में। तो ठीक है, तो देखते हैं कि टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने ये हैं जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, संविधान, भारत का जो संविधान है वो संविधान बनाया गया संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा से इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, उसकी विशेषता पूछी जा सकती है, यानी संविधान सभा ने किस तरीके से भारतीय संविधान को क्या किया, डिजाइन किया, उसका खाका पेश किया या खाका बनाया, उस किस तरह से वो प्रारूप आगे बढ़ा, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम पढ़ के जाना है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं। देखिए, विशेषताएं, सभी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो नागरिकों के लिए जो संविधान ने विशेष रूप से काम किया या नागरिकों के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया जिससे कि उनको उनका आर्थिक सामाजिक न्याय हो सके, उनका अधिकार उनको मिल सके, उनके उत्थान हो सके, उसके लिए संविधान ने क्या किया, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया। तो क्या है मौलिक अधिकार, क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इनके आपसी संबंध क्या हैं, किस तरीके से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर है, उन अंतरों को जानेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की स्थिति और शक्तियां। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति। अब देखिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर प्रधानमंत्री की स्थिति हम देखते हैं काफी मजबूत रहती है। जो वहां का संविधान होता है उस संविधान ने प्रधानमंत्री को अधिक शक्तियां दी होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो भारत का संविधान है उस संविधान ने क्या किया है, देखिए संविधान का काम ही क्या होता है, हम इसको समझने से पहले एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि संविधान करता ही क्या है। तो संविधान का मेन काम क्या है, संविधान का मेन काम होता है संतुलन बिठाना। इसके बीच में एक तरफ नागरिक होते हैं, दूसरी तरफ सरकार होती है। तो सरकार को शक्तियां प्रदान करता है और नागरिकों को अधिकार, कि सरकार को शक्तियां और नागरिकों को अधिकार। तो वही सरकार के तीन पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको डिटेल में पढ़ना है। और नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, अधिकार के साथ साथ कुछ सामान्य अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को, ताकि सरकार नागरिकों पर क्या ना कर सके, उसका शोषण ना कर सके या अपना वर्चस्व कायम ना कर सके। तो मेन मोटिव क्या है, संविधान क्या क्या काम है, संविधान एक शासन की जो शासन प्रणाली चलाई जाती है उसका मेन यही काम ही है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके और नागरिकों को उसके अधिकार मिलते रहे, जो अधिकार संविधान उसे देता है, नागरिकों का उत्थान हो सके, उनका सामाजिक आर्थिक न्याय हो सके। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति की बात अगर हम करते हैं तो हम जिस देश में रहते हैं वहां पे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं, ना कि राष्ट्रपति के हाथों में। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों पर हम बात करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या इनकी शक्तियां कैसी हैं, और फिर हम इसमें मंत्रिमंडल के जो पावर है उस मंत्रिमंडल को भी पढ़ेंगे, किस तरह से मंत्रिमंडल की चीजें हैं। न्यायपालिका, जो न्यायिक शक्ति है, न्यायपालिका से जुड़े हुए भी हम क्वेश्चन करेंगे। भारत में दल व दलीय व्यवस्था, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, दलीय व्यवस्था क्या है, और
भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, जो दलीय व्यवस्था है वो हम देखते हैं कि आजादी के बाद से जो दलीय व्यवस्था रही वो एक दलीय व्यवस्था रही, कांग्रेस पार्टी रही, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही। फिर हम देखते हैं कि एक समय आया जब गठबंधन पर आधारित जो है सरकारें बनी, तो गठबंधन के आधारित जब सरकारें बनी तो सरकार की स्थिति कैसी रही, कमजोर रही या किस तरीके से रही। और दलीय व्यवस्था क्या है, देखिए हम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बारे में आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं और क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। जो जिनका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर है, जो सक्रिय है क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय दल है। राष्ट्रीय दल जो देश के हर एक हिस्से पर, हर एक क्षेत्र पर क्या है, जिनका प्रभाव है, जिनके अच्छे खासे मतदाता हैं, जिनका जनाधार है, वो राष्ट्रीय दल है। तो इन राष्ट्रीय दलों ने और क्षेत्रीय दलों ने जो चुनावी राजनीति है उसमें क्या अहम भूमिका निभाई। प्लस में हम ये देखेंगे कि जाति और वर्ग, जो भारत में अलग-अलग जातियाँ हैं, वर्ग हैं, इससे हमारा जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या ये सामाजिक विकास के लिए कहीं एक बाधा तो नहीं है? सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक न्याय के लिए? तो सामाजिक जाति वर्ग से जुड़ा हुआ भी चीज़ हम पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता, तो जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण, हमारे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उद्देशिका प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ बातें लिखी गई थी, जिस पर संविधान को बनाने की दिशा में काम होना था, वो हम पढ़ेंगे कि उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना संविधान की वो क्या है। तो प्रस्तावना संविधान की क्या है, उस प्रस्तावना में ये जो धर्मनिरपेक्षता है उसको विशेष जगह दी गई। साथ जब हम देखते हैं कि संविधान का संक्षिप्त परिचय, हम जानते हैं कि संविधान में क्या-क्या बातें रखी गई हैं, तो उसमें धर्मनिरपेक्षता को भी विशेष रूप से जगह दी गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, जो सरकारें होंगी, जो राज्य होगा वो धर्म से दूरी रहेगी राज्य की। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन क्या बनेंगे उसको हम पढ़ेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जब हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र हुए तो आगे चलकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जितने राज्य हमारे देश में आजादी से पहले थे उतने राज्य नहीं रहे, बल्कि राज्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई? क्या चुनौतियाँ रहीं? किस तरीके से राज्यों को पुनर्गठित किया गया? वो सारी बातें हमको समझनी है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आप लोग मिस नहीं करेंगे। इन टॉपिक्स को ज़रूर एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संविधान से, भारतीय संविधान से, संविधान में क्या? संविधान की विशेषता, संविधान सभा और मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं उनमें अंतर, उन और आपसी उनके संबंधों को हम जानेंगे। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की शक्तियां व उनकी स्थिति। सरकार जो होती है वो गठबंधन पर आधारित सरकारें, यानी सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपको तीनों को शॉर्ट में पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है। बस प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की स्थिति और शक्तियां कैसी होती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। भारत में दलीय व्यवस्था जो है वो किस तरह से है, क्या क्वेश्चन बनेंगे हम उसको पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता, जाति, वर्ग, ये सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन टॉपिक्स को हमें कवर करके चलना है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को जानेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर को भी समझेंगे। क्लियर है बात? तो इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ के जाना, बहुत ही आपके बहुत ही फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में, बहुत ही सही एग्ज़ाम होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।